वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। एक अहम मामला वो ये कि साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना एम शमीम ने इल्ज़ाम लगाया है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरियम नवाज को रिहा न करने की हिदायत की थी। ये बयान उन्होंने 10 नवंबर 2021 को लंदन में दिया है। मामले में जज का नाम आने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिस ले लिया है। साबिक जज राना शमीम को अदालत ने कल जाती हैसियत में तलब कर रखा है। हमारा सवाल यह है, साकिब निसार ने जज को नवाज शरीफ और मरियम नवाज को ना छोड़ने का हुक्म दिया। साबिक चीफ जस्टिस राना एम शमीम का इल्जाम, क्या इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए? इस मामले पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे कहती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिब एक चुगताई साहब ने, जुनैरा अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है अतर काजमी ने, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जुनैरा, क्या कहेंगी, क्या इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए? थैंक यू शाइस्ता। डेफिनेटली तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि वक्त गुजर गया, टाइम गुजर गया इतना, लेकिन तरीक़ाकार नहीं बदला नून लीग का। मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले से लेके वो जस्टिस कयूम, उसके बाद वीडियोस बनाना, उसके बाद ये वाले जज साहब भी लंदन से निकल आए हैं, तो एक दफ़ा सारे सबूत तरीके से फ़ाइल क्यों नहीं कर देते? एक दफ़ा सारा हिसाब किताब क्यों नहीं दे देते हैं? दूसरी चीज़ ये कि सारी एफर्ट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स रेस्टोरिंग नवाज शरीफ। नवाज शरीफ से आगे कोई सोचता ही नहीं है ना। मतलब 70+ ईयर्स के ख्वाजा आसिफ को ये ख्याल आता है कि मुल्क एक शख्स से बढ़ के है। किसी मौलाना फजलुर रहमान के बेटे, अभी बिल्कुल फर्स्ट इनिंग्स है उनकी, मेरा ख्याल है सियासत में, उनको देखें तो उनकी बातें भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि हम जो बात करते थे कि फंक्शनल रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं किया गवर्नमेंट ने और पार्लियामेंट को बिल्कुल बंद कर दिया, तो अपोजिशन किस चक्कर में पड़ी हुई है? अपने पर्सनल एजेंडाज, अपने वेंडाटाज को लेके बैठी हुई है, उसी में साजिशों में अब तक लगी हुई है। नवाज शरीफ आए, पेश हो जाए, चैलेंज करें अपने खिलाफ हर केस को जिसका फैसला हो चुका है। नहीं आए, खुद बैठे यहाँ पे, वहाँ से बैठ के वहीं के नोट राइटर से चीज़ें आ रही हैं, वहीं से मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं। पाकिस्तान की सैंक्टिटी को और सॉवरेंटी को लंदन के आपने मातहत क्यों किया हुआ है? दूसरी चीज़ ये कि सीरियसनेस का अंदाज़ा करें कि कंपैरेटिवली पीपल्स पार्टी इज़ डूइंग मच बेटर। वो इस डायरेक्शन में नहीं जा रहे, वो इन चक्रों में नहीं पड़ रहे, तनकीद खुल के करते हैं, पार्लियामेंट को एक्टिव करने की बात करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर वो अपोजिशन के साथ बिल्कुल कंसोलिडेटेड तरीके से काम करने को भी तैयार हैं। लेकिन नून लीग की रविश नहीं बदल रही और आला अदलिया को मुस्तकिल निशाने पे रखना, एक एक करके। पहले तो हम सिर्फ पाक आर्मी की बात करते थे, इनको हर वो जो इंस्टीट्यूशन है वो बुरा लगता है जो इनके ख़िलाफ़ जाता हो। ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान सिर्फ एक शख्स का मुतहम्मिल होकर रह जाए और सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर रह जाए। इट हैज़ टू मूव ऑन, चाहे इमरान खान जाए, चाहे जरदारी जाए, चाहे नवाज शरीफ जाए, पाकिस्तान को रहना है, इसको आगे बढ़ना है। इसके इंस्टीट्यूशंस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ होता नहीं देख सकते। आई एम वेरी हैप्पी कि इसके ऊपर सुओ मोटो लिया है हाई कोर्ट ने, और अब इसको वो देखेंगे, खुद बुलाएंगे, राना साहब भी आएँ और यहाँ आके बात करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारे, मैं हमेशा कहती हूँ, ये सारे अफसरान, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के हों, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के हों, जब ये सर्विस में होते हैं तो ये हर एक को यस सर कर रहे होते हैं, बाद में इनको इनके ज़मीर जाग जाते हैं। तो मेरे ख्याल है एक दफ़ा स्कोर इक्वल कर लेना चाहिए। ठीक है, एनबीसी क्या कहेंगे, ये सारा मामला है क्या? इफ्तिखार आरिफ का शेर मुझे याद आ रहा है, मुझे पूरी नजर में, असल में मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, बहुत वक्त लग जाएगा, कि कहानी में नए किरदार शामिल हो रहे हैं, कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं, हमें मालूम अब किस ढप तमाशा खत्म होगा। तमाशा तो बहुत दिनों से चल रहा है। जुनैरा ने एक हिस्सा बयान किया उसका। ये एक बहुत बड़ा कन्वास है जिसकी पर बहुत बदनुमा पेंटिंग है, और उस बदनुमा पेंटिंग में हमारी अदलिया भी शामिल है। अब मैं कहानी बयान करूंगा तो आप लोग कहेंगे कि आप माजी के मज़ार ढा रहे हैं, लेकिन हमें सीखना चाहिए जस्टिस मुनीर के केस में क्या हुआ, उसके बाद जो मुख्तलिफ और मामलात आए, जब
आमिरों को आइन में तरमीम करने का बिला रोक टोक जवाब दिया गया, जब याया खान का हाथ नहीं रोका गया, जब जियाउल हक का हाथ नहीं रोका गया, जब मुशर्रफ से कहा भाई साहब आप जो चाहें करें आइन के साथ, आपकी मर्जी है, और उसने जो चाहा किया। वो उसके बाद फिर भुट्टो साहब की फांसी ले लें आप। भुट्टो साहब की फांसी के खिलाफ रेफरेंस अभी तक अदालत में मौजूद है, वो फैसला नहीं हो पाया है, जुडिशल काउंसिल में मौजूद है, सदारती रेफरेंस है, सदारती रेफरेंस। बहुत से केस ऐसे हैं, तो अदलिया को भी एक बार अपना दामन झाड़ना पड़ेगा इस पूरी सूरत हाल से। हमारे यहाँ कोई मुकद्दस गाय नहीं है, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान में कोई मुकद्दस गाय नहीं है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये बात कही थी। तो आइए हर गाय का एहतसाब करें, हर गाय का एहतसाब करें। अब यहाँ जो वाक़या है राणा साहब का है, जिसका भी आप कह रहे हैं, ये बहुत बड़े मामले में छोटा सा चावल है ये, ठीक, इस पूरी सूरत हाल में एक चावल है। और जब ये खोला जाएगी देर, तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें कितना बुरा पक्का हुआ है ये। असल वाक़या ये है कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता, हमारे मुल्क में लोगों को अदल नहीं मिलता, हमारे मसावात नहीं मिलती। हमारी तीनों पार्टियां, चारों पार्टियां, 10 पार्टियां, मैं आपको कह रहा हूँ, कोई पार्टी इस काबिल नहीं है कि वो आवाम को डिलीवर कर सके। ठीक है, और आज के दौर में तो कोई भी इस काबिल नहीं है कि वो डिलीवर कर सके। जनरल साहब, जैसा कि एनबीसी ने भी कहा कि कहानी में नए किरदार शामिल हो रहे हैं, अब ये जो मामला सामने आ गया है, आपके ख्याल में क्या इस मामले की शफाफ तहकीकात हो सकेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एनबीसी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, यहाँ तो आइन को अमेंड करने के लिए भी ऑथराइज करते रहे जजेस, जबकि उनको ये इख्तियार नहीं था आईनी तौर पे। नहीं था। तो अदालतों का तो यही हाल है, आप क्या रोना रोएं। लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं। अभी जो किस्सा नया चला, जो जिसपे ये एफिडेविट आया, क्योंकि ये एफिडेविट उसी प्रिंट से और उसी कमिश्नर से वेरीफाई हुआ है जिससे मियां साहब के तमाम डॉक्यूमेंट्स आते रहे हैं, इंक्लूडिंग दी कैलवरी फॉन्ट वाला कागज भी। तो ये तो लगता है कि एक नेचुरली कुकड अप है। बहरहाल वहां पे ये सिलसिला चूंकि अभी हो रहा है, इस पे सुनवाई होगी, केस सुना जाएगा अदालत में, तो वो क्या फैसला करते हैं बात वहां होगी। लेकिन इस सारे किस्से में एक चीज वाज़ेह है कि मियां साहब ने टेलीविजन पे आके नेशन को एड्रेस किया जब वो वजीर आजम थे, और उन्होंने कहा कि हमारे नाम पे ये जायदादें, बेनामी वो रखते हैं जिन्होंने कोई हेरा फेरी की हो, 2 नंबरी की हो, कोई पैसे कमाए हो इधर उधर से, वो बेनामी करते हैं, ये हमारे नाम पे हैं, हमारी जायदादें हैं। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में मनी ट्रेल देने का किस्सा आया तो फिर आपने देखा, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारे पास मनी ट्रेल है, सब कुछ है, ये टेलीविजन पे उन्होंने कहा, तकरीर रिकॉर्डेड है। लेकिन जब मनी ट्रेल देने का वक्त आया तो जाली कागजात, झूठे कागजात, और वो भी एफिडेविट जो था वो इसी नोटरी पब्लिक का अटेस्टेड था, वो यहाँ पे जमा करा दिए गए। और अब उस पे तो बात नहीं होती कि जनाब मनी ट्रेल किधर गई, लेकिन ये बाकी सारी साजिशें, किसी की वीडियो बाहर निकाल ली, कईयों की वीडियो, कईयों की टांगें कांपती हैं बात करते हुए कि जी हमारी वीडियो निकल आएगी। और ये सारा जो ड्रामा है वो सारा एक साजिश के तौर पे पेश करके तो असल हकीकत से जान छुड़ाने की एक कोशिश है। असल हकीकत से आपके ख्याल में जान छुड़ाने की कोशिश है, हकीकत क्या, इस बारे में दोबारा भी आपके जानिब आऊंगी। जनरल साहब, अतर काज़मी, मरियम नवाज के केस से महज 2 दिन पहले ये जो खबर सामने आई है, आपके ख्याल में ये इंकशाफ महज इत्तफाक है क्या? देखिए, आप इनका पूरा देख लें, जिस तरीके से इन्होंने केस लड़ा है कि अदालत के अंदर इन्होंने अभी तक मनी ट्रेल जमा नहीं करवाई। वो मनी ट्रेल जिसके हवाले से मियां साहब ने कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था कि हजूर ये हैं वो जराए आपने दिखाने नहीं, आप मसलसल इदारों के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। अब ये जो एफिडेविट आया है जज साहब का सामने, राना शमीम साहब का, ये राना शमीम साहब को नवाज शरीफ साहब ने ही तैनात किया था चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान में। उससे पहले ये सिंध हाई कोर्ट के जज थे, उससे
पहले ये प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के थे, अभी आजकल ये जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी है कराची में, उसके वाइस चांसलर भी रहे। तो ये इनका अगर आप पीछे देख लें तो इनके ऊपर भी बड़े इल्जामात हैं, इनकी गैर कानूनी तैनातियां जो इन्होंने की उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस आया, इनकी अपनी पेंशन के हवाले से अंसार अब्बासी साहब की अपनी स्टोरी है। तो अब एकदम से उनका इतने अरसे के बाद 3 साल 4 साल बाद ज़मीर जागा और लंदन में आके वहीं से उसी नोटरी पब्लिक से जहां से मियां साहब की हर रिपोर्ट तस्दीक होके जाती है, वहीं से तस्दीक करके उन्होंने हकीकत बता दी और मोअज़्ज़िज़ अदलिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। और हम सब लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जी इसकी तहकीकात भी हो और इसके ऊपर सब कुछ हो। ये कोई मजाक है हमारे इदारे? कभी आप कौमी सलामती के इदारों को टारगेट करें, कभी आप अदलिया को निशाना बनाएं। भाई अपनी मनी ट्रेल आपने देनी नहीं है, कटहरे में आप पूरी रियासत को खड़ा कर देते हैं। यही हमने देखा एक मोज़ेज़ जज साहब के केस में भी, जब उनकी बेगम का मसला आया तो पूरी रियासत को कटहरे में खड़ा कर दिया। अब अगेन आप पूरी मोअज़्ज़िज़ अदलिया को कटहरे में खड़ा कर देते हैं। मेरे ख्याल में इसकी कोई तहकीकात नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो लोग ये जो मुजरमाना जहनियत है जो अदालत के अंदर सबूत सामने रखने के बजाय कभी खुफिया रिकॉर्डिंग करती है, कभी मोअज़्ज़िज़ अदलिया को टारगेट करती है, कभी जर्नैलों को निशाना बनाती है, कभी किसके खिलाफ दुश्मन तराजी, तो ये पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड गेम है। अगर आपके पास सबूत हो, अगर आपके पास दलाइल हो तो आप अदालत में रखते हैं। आप इस तरह मोअज़्ज़िज़ अदलिया को टारगेट नहीं करते मीडिया पे आके। तो मैं तो समझता हूँ ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और अदलिया को ऊपर दबाव डालने की एक कोशिश है। ठीक है, आपके ख्याल में अदलिया पर दबाव डालने की एक कोशिश है। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब क्या कहेंगे इस मामले के हवाले से? तहकीकात होनी चाहिए और क्या शफाफ तहकीकात हो पाएंगी? देखें, एक मुल्जिम है और एक अदालत है। पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत हर मुल्जिम को अपनी बेगुनाही साबित करने का, अदालत में सबूत देने का भरपूर इजाज़त है। और किसी भी मुल्जिम, ये कहीं नहीं लिखा कि आप किस स्टेज पे कौन सी जो अगर आपको कोई लेट अपने हक में सबूत मिलता है तो क्या आप वो सबूत नहीं जमा कराएंगे क्योंकि आपको लेट मिला है? और दूसरी बात यह है कि अगर कोई मुल्जिम अदालत में अपनी कोई बेगुनाही का सबूत दे रहा है तो वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अगर उन्होंने जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी का बयान हल्फी अदालत में जमा कराया है, अब राना शमीम का बयान अगर वो अदालत में जमा करा देते हैं, अरशद मलिक की वीडियो अदालत में जमा करा देते हैं, तो इसमें गैर कानूनी कौन सा काम है? आप अपनी बेगुनाही का कोई भी सबूत अदालत में जमा करा सकते हैं और अदालत का काम है उस सबूत को देखे, बाद में मुस्तरद कर दे या एक्सेप्ट कर ले। उस पर एक जुडिशियल प्रोसीडिंग और उसका एक जुडिशियल डिसीजन आना हर सबूत के बारे में जरूरी है और वो फॉलो कर रहे हैं इसको। जो भी सबूत उनके हाथ में लग रहा है वो अदालत में जमा करा रहे हैं और अदालत को कह रहे हैं कि इन सबूतों की रोशनी में हमारी अपील का फैसला करें। और मैं समझता हूँ ट्रायल जज की जो वीडियो है वो कोई हुकूमत में थे जब उन्होंने वीडियो बनाई है, वो कोई इंटेलिजेंस इदारों में थे जब उन्होंने वीडियो बनाई है, उसके घर बनी है, उसने बाद में हाई कोर्ट में अपनी इंक्वायरी में उस वीडियो को ऑन भी किया है। फिर उसके बाद जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब पाकिस्तान में रह रहे हैं, राना शमीम साहब को भी आप बुला लें, उन्होंने भी एक एफिडेविट। अब आप कहते हैं नोटरी पब्लिक, भाई नवाज शरीफ के खिलाफ JIT में जो हाई कमीशन से कागजात आए थे वो भी इसी नोटरी पब्लिक के तस्दीक शुदा थे। फिर आप उन कागजात को भी रिजेक्ट करते हैं जो हाई कमीशन ने भेजे थे JIT में इसी नोटरी पब्लिक से दस्तखत करा के। मेरा मतलब एक नोटरी पब्लिक है, लंदन में कोई भी जाके उससे अपने कागज जो है तस्दीक करा सकता है। अब इसमें नोटरी पब्लिक को मिलाइन करना है। देखें, अदालत का मामला है, मुल्जिम का और इंसाफ का मामला है। मुल्जिम अपने इंसाफ हासिल करने के लिए जो भी कोशिश करे उसको रद्द या उसको मुस्तरद तो नहीं किया जा सकता। ना मुझे समझ आती है इसमें हुकूमत कहाँ फरीक है, क्यों हुकूमत को परेशानी है, ना मुझे समझ आती है इसमें रियासती इदारों का क्या मसला है। एक मुल्जिम है, उसको सजा हुई है, उसकी बेटी को सजा हुई है, वो अपनी बेगुनाही के सबूत जो भी उसके हाथ में लग रहे हैं अदालत में जमा कराता है। सबूत अदालत में जमा करा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? आपका ख्याल ये है? NBC, मरियम नवाज और नवाज शरीफ को इस तमाम मामले का कोई कानूनी फायदा हासिल हो सकता है आपके ख्याल में? अच्छा, ये बिल्कुल लीगल डिबेट है और क्योंकि मसला अदालत में मौजूद है तो उस पर मैं कोई तबसरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरा अब तक एक ओपिनियन है कि जो सोहरावर्दी कह रहे हैं कि हर तरह की एविडेंस प्रोवाइड करना, जमा करना इख्तियार है मुल्जिम का या मुद्दई का या मुद्दा अलह का, सबका, सफाई करने का भी, इस्तग़ासे का भी और मुताल्लिक़ा पार्टी का भी।
और उसकी छान फटक करना अदालत का काम है, उसका फैसला करना अदालत का काम है। मेरा ख्याल था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया और नोटिस जारी कर दिए, सबको जारी कर दिए उन्होंने, राना शमीम से लेकर अखबार के मालिक तक और रिपोर्टर तक, और बुला लिया सबको, फिजिकली बुला लिया, तो इस पर बहस नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे मुआविनीन खुसूसी ने, हमारे सियासतदानों ने, हमारे मुशीरों ने, हमारे वुज़रा ने जत्थों की शक्ल में, सियासतदानों ने ग्रुपों की शक्ल में इस पर बहस करना शुरू कर दी कोर्ट से बाहर। और ये वो अलमिया है हमारा कि जो हमारे यहाँ गलत फैसलों को जन्म देता है, गलत वकालत को जन्म देता है। ये हो गया था फैसला, आप जाके समाअत में हिस्सा ले लेते, आप गवाह बनना चाहते थे, आप गवाह बन जाएं। काबीना ने उस पर बहस शुरू कर दी। अब काबीना बहस करे थी अपने तादियों के साथ, वो इस पर बहस शुरू हो गई कि हुआ क्या है, लीगल ओपिनियन आ गया। ये भाई ये इतना अफरा तफरी की जरूरत थी नहीं। ठीक है, आपके हंगामे की जरूरत क्या थी? हंगामे और अफरा तफरी की जरूरत नहीं थी। जुनैर, आपके ख्याल में पार्लियामेंट इन तहकीकात में कोई किरदार अदा कर सकती है, करेगी? पार्लियामेंट तो हॉस्टेज है इन सियासतदानों की। आज का टैक्स पेयर्स मनी का जो इजलास है, आप उसमें देख लें कि सारी तकरीर नवाज शरीफ के लोग नवाज शरीफ के हक में करते रहे हैं और जो हुकूमती बेंच के लोग हैं वो उसके खिलाफ बोलते रहे हैं। ये तो इनकी आपस की लड़ाई है। मैं और आप तो ऐसे ही टैक्सेस देते हैं, हम लोग असल में हॉस्टेज हैं, पार्लियामेंट इज़ अ हॉस्टेज। दूसरी चीज़ ये कि मैं मुजम्मिल साहब की इतला के लिए अर्ज़ कर दूं कि मैं उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थी, मैं लंदन में ही थी जिस वक्त ये आप बात कर रहे हैं कि हाई कमीशन ने वहाँ के पेपर्स जमा कराए थे। तो वहाँ पे अपना वकील करना, वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए कंपनीज हायर करना और वहाँ पे नोटरी पब्लिक अपनी मर्जी का रखना बहुत आसान काम है। आप ये ना समझें कि लंदन कोई जन्नत का नाम है जहाँ पे क्राइम्स नहीं होते। इट इज़ अ हेवन पॉलिटिकल लोगों के लिए जो बाहर जाके बैठे हुए हैं और उनके ज़रिए से वो लोग ब्लैकमेल करते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्कों को। तो ये आप दास्तान हमें ना सुनाएं कि फिर उसको भी आप मुस्तरद कर दें। किस तरह इनकी मर्ज़ी के हाई कमिश्नर्स अपॉइंट होते थे लंदन में और अमेरिका में, ये सबको पता है। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में एक ट्रेंड बना था कि हम महंगाई पे फोकस कर रहे थे, सारे गवर्नेंस पे फोकस कर रहे थे। यकदम हमें पता चला कि जो ऑपोजिशन है उसका तो जो मकसद है असल में वो अपने लीडर को वापस लाना है। वो तो अभी तक फोर्जरी में लगी हुई है और फोर्जरी खुद इतना बड़ा जुर्म है कि मैं हैरान हूँ वो अभी तक एलिब्री फॉन्ट से बाहर नहीं आए थे हम बाहर, तो ये एक और डॉक्यूमेंट आ गया है। तो द होल सिस्टम इज हॉस्टेज। लोगों की तो यहाँ किसी को परवाह नहीं है। ठीक, जनरल साहब, अब बयान हलफी आना, क्या कहेंगे? दौरान सर्विस ये बातें याद क्यों नहीं आती, हालांकि ये जज साहब जो हैं वो बेंच का हिस्सा भी नहीं थे? जज साहब का इंग्लैंड का दौरा ही अभी हुआ है, अगर पहले चले गए होते तो शायद पहले आ जाती है बातें बाहर, लेकिन वो टूर उनका अभी हुआ, आजकल इंग्लैंड में है, तो वो तो वजह नजर आती है। लेकिन असल चीज ये है, ये एक मुल्जिम को हक हासिल है कि वो अपने लिए सबूत लेके आए, शवाहिद लेके आए, लेकिन सबूत तो सिर्फ मनी ट्रेल है और तो बाकी सब कहानियां हैं। बाकी तो पब्लिक को, पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बनाने के किस्से हैं कि आप साजिश 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 के जी फलां को ये कह दिया वो कह दिया। भाई सारे फौरन 1 मिनट में ये सारे किस्से खत्म हो जाएंगे, आप मनी ट्रेल दे दें, उसकी बात कोई नहीं कर। यानी उधर आने का किस्सा जो है वो है ही नहीं, उस पर कोई जिक्र ही नहीं, बाकी सब साजिशी है। अरशद मलिक ने भी एक एफिडेविट दिया था, उसका जिक्र नहीं है। आज ये एफिडेविट इतना इंपॉर्टेंट है और वो जज जिंदा यही पाकिस्तान में बैठा हुआ एक एफिडेविट दे रहा था, उसका जिक्र ही नहीं, जिसमें उसने सारी कहानी बताई कि उसके साथ बीती क्या। तो बात ये है कि बेवकूफ बनने के लिए अगर कोई खुद तैयार हो तो बड़ी अच्छी बात है, वो मुल्जिम के सबूत भी ले ले, सब कुछ समझ ले, लेकिन असल सबूत वो नहीं है, वो आज दिन तक सामने नहीं आया। उसको साबित देने के लिए फोर्जरी की गई, जारी कागजात तैयार किए गए, वो सबूत लेके आ जाएं तो कोई दुनिया का कोई फर्द इनको सजा नहीं दे सकता। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि आप अपने झूठ छोड़ के सच्चाई की तरफ आके अपना एक लेके आए किस्सा कि जी ये पैसे थे जिसके साथ हमने ये खरीदा। आज हुदैबिया पेपर मिल का केस अगर खुल गया होता,
कोई सबूत शवाहिद किसी को देने की जरूरत नहीं थी, सारा कुछ इनके जेब में वैसे इनके सर पे साबित होकर पड़ा हुआ। मैंने उसमें इसहाक डार की स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें चेक्स के नंबर तक दिए हुए जिनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग। तो बात यह है कि अगर हम अपनी पॉलिटिकल सोच या उनके ताल्लुक की वजह से बेवकूफ बनने के लिए तैयार हैं, बड़ी अच्छी बात है, बने, लेकिन बाकी कौम को हमें कम से कम एक सही मैसेज देना चाहिए कि जनाब असल सबूत आपकी मनी ट्रेल है, वो कहां है, ठीक, उसका जिक्र कहीं नहीं। ठीक है। मुजम्मिल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखें, ये दोस्त सारे भूल जाते हैं कि पनामा में 400 से ज्यादा लोगों का नाम था और आपने सिर्फ एक शख्स पे JIT बनाई, एक शख्स पे सारा मुद्दा लगाया, एक शख्स से ही मांग रहे हैं। जब भी आप इस मुल्क में टारगेटेड, जब आपने अबैटमेंट में सिर्फ एक शख्स को फांसी दी और कहा कि अबैटमेंट के कानून में सिर्फ भुट्टो को फांसी होगी, बाकी किसी को नहीं होगी, तो लोगों ने उस फांसी को भी नहीं माना। आज भी अगर आप 423 के 423 को सजा दे दें तो फिर शायद पाकिस्तान की अवाम आपके एहतसाब को कबूल भी कर लें और ये पंडोरा लीक्स के भी सारे लोगों को सजाएं दे दें और उसका भी कमीशन जो बना लें। लेकिन अगर आप एक शख्स को सजा देंगे और एक शख्स को टारगेटेड एहतसाब करेंगे तो अवाम की अदालत ने ना पहले कभी उसको कबूल किया है ना आज कबूल करेंगे। आप जितनी बार उसको सजा देंगे वो उतनी बार लोग अपनी वोट की ताकत से उसे वोट डालते रहेंगे। टारगेटेड एहतसाब इंतकाम की बदतरीन शक्ल है, वो इंसाफ की शक्ल नहीं है, वो इंतकाम की बदतरीन शक्ल है। जब भी आप एक खास किस्म का फंदा बनाकर एक खास शख्स के गले में डालेंगे और कहेंगे फिट फॉर यू, तो वो इंतकाम होगा, वो कत्ल होगा, वो नाइंसाफी होगी। और बाकी बात यह है कि 3 जजेस ने बयान दिए हैं, क्यों नहीं कमीशन बनाते, बुलाएं इन जजेस को, इनसे वहां बयान अल्फी पे जिरा करें। यानी आपका मानना है कि कमीशन बना देना चाहिए, ठीक है। किसी आम आदमी के बयान अल्फी हैं, अगर हम इस मामले को देखें तो नून लीग इस खबर की बेनिफिशियरी तो है, सियासी मंजरनामे पर इसका क्या असर होगा? भाई अगर कोई चीज मुल्ज़िम के हक में जा रही है, मुजम्मिल साहब आपका पॉइंट आ गया, मुझे अतर से बात करने दीजिए। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया जी। अतर देखें, एक तो बात ये है ना कि सियासी तौर पे ही तो बेनिफिट लेने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं, कानूनी तो इसकी कोई अगर हैसियत होती तो कब से ये चीजें सामने आ चुकी होती। बात ये है कि मुजम्मिल साहब कह रहे थे कि सिर्फ एक शख्स के खिलाफ टारगेट किया जा रहा है। क्या वो शख्स कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था? क्या वो शख्स कोई मुलाजिम था किसी जगह पे? भाई वो मुल्क का वजीर आजम था जिसका नाम आया, उसके बेटे ने मुल्क के टीवी के ऊपर बैठ के कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 2006 में हमने ये फ्लैट खरीदे हैं। आज तक उन्होंने उसकी मनी ट्रेल नहीं दी कि ये किस तरह खरीदे फ्लैट, सिर्फ ये एक कतरी खत दे दिया। भाई एक बैंकिंग स्टेटमेंट दिखा दें कि आपने फ्लैट किस तरह खरीदे, वो फ्लैट जिनकी मलकियत 90 की दिहाई से चेंज नहीं हुई, 2006 में कहा कि जी हमने ये खरीदे हैं और पाकिस्तान के टीवी पे आके ये कहा, फिर उनके वालिद ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि ये हैं वो ज़राए, आज तक कुछ नहीं दिखाया। अभी भी उन्हीं फ्लैट्स में बैठे हुए हैं, उन्हीं फ्लैट्स में बैठ के मुल्क के अंदर जमहूरियत की वो कैंपेन चला रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो एफिडेविट है कि साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, वो वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने फोन किया, मैं भी वहां बैठा था, मेरी बेगम भी वहां बैठी थी, उनकी बेगम भी बैठी। क्या ये चीजें इस तरह चलती हैं? क्या मुल्क का चीफ जस्टिस इस तरह वो फोन करेगा, वहां पे बैठेगा कि इसको सजा दे दो, ये ना करो, वो ना करो? आजमी साहब, ये बिल्कुल गैर जरूरी जो है वो। ठीक है, एनबीसी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था कि बहुत सही जुमला का खालिद ने कि सियासी फैसले, मसला यही है हमारे यहाँ कि हमारी अदालतें सियासी फैसले करती हैं, हमारी अदालतें अदालती फैसले नहीं करती। इंसाफ की बुनियाद पर मैंने जो रिटन लिस्ट आपको गिनवाई है उस पर 100 नाम मैं आपको और दे सकता हूँ जो सियासी फैसले हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, इकोनॉमिक फैब्रिक, वो तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है। तो सब कोई फरिश्ते यहाँ पर नहीं है, सब गंजे फरिश्ते अगर हैं तो सब गंजे फरिश्ते हैं। असल बात यह है कि हमें अदलिया को छोड़ देना चाहिए इंसाफ करने के लिए, और अदलिया को इंसाफ करना चाहिए। ये आज नवाज शरीफ है, कल कोई दूसरा होगा। करप्शन एक यहाँ पर नासूर है, करप्शन यहाँ पर एक मर्ज है जो हर एक को लायक है, और जब नवाज शरीफ नहीं दूसरा होगा तो फिर हम चीख रहे होंगे या ये मनी ट्रेल नहीं दे रहा, मनी ट्रेल नहीं दे रहा। तो भाई इसको वंस फॉर ऑल इसे खत्म करें, कोई ऐसा सिस्टम निकालें, कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जो सारे मामलों को खत्म करे। अदलिया में मुदाखलत, कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए अदालत सारे मामले को खत्म करे। देखिए जजेस की तरबियत पे सवाल उठ रहे हैं,
ठीक है, चीफ जस्टिस आपका पॉइंट आ गया। इस मामले की तहकीकात हुई है और अब देखना यह है कि इस मामले की तहकीकात होती हैं, क्या होगा ये तो मुस्तकबिल में ही मालूम होगा। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑपोजिशन जमातों ने पहली बार इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत के साथ बैठने की हामी भर ली। मुश्तरका ऑपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली से नई पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा कर दिया है। ऑपोजिशन लीडर ने अपने खत में स्पीकर को तजवीज़ दी है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। शहबाज शरीफ ने खत में कहा है कि ऑपोजिशन का ख्याल है कि कौमी मफाद के मसाइल से मुताल्लिक़ कानून साजी को इत्तफाक राय और मुशावरत से हल किया जाना चाहिए। सवाल है, ऑपोजिशन का स्पीकर से इंतखाबी इस्लाहात पर नई कमेटी बनाने का मुतालबा, क्या हुकूमत ऑपोजिशन का ये मुतालबा पूरा करेगी? एनबीसी पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि बहुत देर हो गई है, वर्किंग रिलेशनशिप बन ना पाए, लेकिन इस मुतालबे के बाद तो लगता है कि चिरागों में रोशनी अभी बाकी है। हाँ, तो रोशनी रखें। मैं तो बड़ा उम्मीद पसंद आदमी हूँ। मैं तो बहुत बुरे हालात में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। मुझे टनल के आखिर में रोशनी नजर आ जाती है। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि शहबाज शरीफ बहुत प्यारे आदमी हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत तेज बातें करते हैं। मैं भी बहुत तेज बात करता हूँ। और तो शेर पर बहुत अच्छे पढ़ते हैं जालिब साहब के। हालांकि जालिब की फैमिली ने इतराज भी किया था, लेकिन ये कि उनका जो ये कहना है इत्तफाक राय से हुआ, इस पर मुझे इत्तफाक नहीं है। ये मसले ऐसे हैं, ईवीएम का मसला अगर आप ले लें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मसला अगर आप ले लें, और ये दो ये रिफॉर्म्स, इंतखाबी रिफॉर्म्स, और कोई रिफॉर्म नहीं है। प्री पोलिंग रिफॉर्म कोई नहीं है कि मैनेजमेंट क्या होगी, किस तरह होगी, इंतजामिया क्या करेगी। एनबीसी की जानिब दोबारा आएंगे। जनरल साहब, अपेरेंटली तो लगता है कि हुकूमत के पास बड़ा सुनहरी मौका है कि वो अपोजिशन के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करे, बेहतर करे। आपके ख्याल में क्या तहरीक इंसाफ इस मौके से फ़ायदा उठा पाएगी? देखिए, जो पुरानी हिस्ट्री इनकी वो तो ऐसे ही है कि ये ऑपोजिशन के साथ बैठते नहीं। मेरे नुक्ता निगाह से ये हमेशा ये एटीट्यूड इनका सबसे बड़ी कमजोरी रही और इनकी परफॉर्मेंस के रास्ते में ये बहुत बड़ी रुकावट रही। ऑपोजिशन सिस्टम का हिस्सा है। और मुझे हमेशा याद आता है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम मिसाक मईशत कर लें, काश इन्होंने उस पर तवज्जो दी होती। इन्होंने उसको भी एनआरओ का खाता खोल के उसमें डाल दी। अब भी अगर ये उस किस्म की हरकत करेंगे तो ये एक और मौका गंवाएंगे। मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने एक इंतहाई समझदाराना बात की है, मुल्क के मुफाद में बात की है, और अगर पीटीआई इस मौके से फायदा नहीं उठाती तो मैं समझता हूं कि जो कुछ भी इसका नुकसान होगा वो उसके 100% जिम्मेदार खुद हो। ठीक है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में अगर हुकूमत मान जाए ऑपोजिशन का मुतालबा पूरा करने के लिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बात आगे बढ़ने लगी और ऑपोजिशन ही तकसीम हो जाए? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं है। ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अब इत्तेफाक के राय का कोई चांस नहीं है। दोनों प्लेइंग विद द गैलरी की बात थे। आप देखें, एक तरफ स्पीकर ने ख़त लिखा लीडर ऑफ द अपोजिशन को, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने उस ख़त का जवाब दिया। अभी ख़त ख़ताबत ही हो रही थी कि हुकूमत ने मुश्तरका इजलास बुलाने की तारीख का भी ऐलान कर दिया। इसका मतलब है ये तमाम ख़त ख़ताबत सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए थी, टाइम गेन करने के लिए थी कि अगर इत्तेहादी ना माने तो हम कहेंगे हम अपोजिशन से बात कर रहे हैं, इसलिए डिले हुआ। बीच में इत्तेहादी मान गए तो हमने अपोजिशन को डंप कर दिया। तो मेरा ख्याल है प्लेइंग विद द गैलरी और पॉइंट स्कोरिंग की गेम थी। ना हुकूमत इसमें संजीदा थी और ना अपोजिशन को पता था कि हुकूमत इसमें संजीदा है। लेकिन चूँकि ख़त आया था तो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए उस ख़त का जवाब देना ज़रूरी था, वरना ये कहते हैं कि हमने अपोजिशन लीडर को ख़त लिखा और ख़त का जवाब नहीं दिया गया हमने तो ख़त लिखा था। तो उन्होंने भी रस्मी कार्रवाई के तौर पर ख़त का जवाब एक पॉजिटिव सा भेज दिया। उन्हें भी पता था कि हुकूमत जो है इसमें संजीदा नहीं है। वैसे अपोजिशन ने जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई है इस सारी कानून साजी पर हुकूमत से बात करने के लिए, मुतहदा
अपोजिशन की, उसके 5 इजलास हो गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अरकान नामजद नहीं किए। गवर्नमेंट तो इत्तेहादियों को मना रही थी, उनको स्क्वीज़ कर रही थी, उनका ख्याल है कि वो अब भी बुलडोज कर लें। साथ ये जिस कमेटी की बात हो रही है ना कि उसे रिकॉन्स्टिट्यूट करें, ये वो कमेटी है जब एक ही दिन में 21 बिल पास किए गए थे, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद मूव हुई थी, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दी थी कि हम इनको दोबारा ले करेंगे और दोबारा से इस सारे को देखेंगे। तो उस पर कमेटी बनी थी, उसके 3 इजलास भी हुए थे, पर सितंबर में आखिरी इजलास हुआ था, उसके ना रेफरेंस बन सके ना कुछ बन सका, वो बिल्स भी दोबारा असेंबली में नहीं आ सके। तो ये उस कमेटी को रिकन्स्टिट्यूट करके सारा कुछ उसमें लाने की बात थी। मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट ये करेगी, और गवर्नमेंट को तो बुलडोज करना है और वो बुलडोज ही करेगी। ठीक है ज़ुनैरा, जैसा कि मुज़म्मिल साहब कह रहे हैं, तो क्या आप इत्तफाक करेंगी कि ये ख़त किताबत महज जो है वो फॉर्मेलिटी थी, होना हवाना कुछ नहीं है? वेल, मैं इसको डिफरेंट लेंस से देख रही हूँ। अभी एज ऑफ टुडे जो हुआ है, उसके बाद मैं या आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपोजिशन सीरियस है किसी भी किस्म के मामले में इंगेज होने के लिए। मेरे ख्याल है ख़त तो लिखती है उन्होंने, खतूत लिखने के तो वो मास्टर हैं, 30 साल की उनके पास ट्रेनिंग है। लेकिन अगर उनका सारा फोकस इस चीज़ पे था कि उन्होंने ये एक जज साहब बरामद करने थे और एक चीज़ प्रोड्यूस करनी थी, तो फिर वो इन चीज़ों की तरफ क्यों आएंगे? वो तो किसी और तरफ फोकस करके बैठे हुए हैं। एनर्जीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। दूसरा, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करती है तो असल में तो सिर्फ 2 बातें हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। होना ये चाहिए था कि डस्का इलेक्शन की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद ये लोग बैठते, गवर्नमेंट बैठती, उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करती, जिससे अश्योर होता कि अगर EVM काम नहीं भी करती तो प्लान B क्या है, क्योंकि इट हैज़ टू बी दैट वे। अगर EVM नहीं चलती तो फिर पुराने तरीके पे वापस जाना पड़ेगा। तो पुराने तरीके पे ही कोई मुशावरत कर लेते बैठ के कि दोनों प्लान्स हैं, लेट्स सी के कौन से पास होते हैं पार्लियामेंट से और कौन से नहीं होते। तो वो भी उसमें स्टक हुए हैं, इनकी भी डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ये जितने मर्जी खतूत लिख लें, मुशावरत कर लें, जो मर्जी कर लें, मुझे नहीं लगता कि ये इस मामले में किसी कंक्लूसिव एंड तक पहुँच सकेंगे। अतर काज़मी, क्या आइंदा इलेक्शन मौजूदा इंतखाबी इस्लाहात के तहत होते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, अभी तक जो सिचुएशन है मुझे लगता नहीं है, इसलिए कि इसमें सिर्फ जमातों का मसला नहीं है। सियासी मुखालफिन तो उनकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन जिस इदारे ने ये इलेक्शंस करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन, उसका मौक़िफ़ भी बिल्कुल वाज़े है। जिस दिन से हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात की बात की है, EVM की बात की है, इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उसके खिलाफ जिस तरह की ट्वीट्स हुई, जिस तरीके से जो मवाद शेयर किया गया, तो उससे तो बिल्कुल वाज़े है कि इलेक्शन कमीशन इस चीज़ के ऊपर तैयार नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर सियासी जमातें किसी जगह पे पहुंचेंगी भी, अगर उनका इत्तेफाक भी होता है, तो क्या इलेक्शन कमीशन उसको इम्प्लीमेंट करेगा? क्या इलेक्शन कमीशन ये मेक श्योर करेगा कि इसके ऊपर अमल दरामद हो? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हुकूमत के लिए मसाइल हैं वो ना सिर्फ अपोजिशन है, इलेक्शन कमीशन भी बहुत बड़ा मसला है, और उसके साथ साथ जो हुकूमत के अपने इत्तेहादी हैं। इसलिए कि हर हल्के के अंदर आपको पता है कि 15 से 20,000, 5,000, 10,000 जाली वोट जो है वो बनाए हुए लोगों ने, सियासी जमातों ने। तो हुकूमत के जो अपने इत्तेहादी हैं उनको भी इसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं, और हो सकता है कि हुकूमत के अंदर जो कुछ शख्सियात हैं, जो रवायती सियासतदान हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, उनको भी मसला हो, उन्होंने भी अपने हल्कों में बनाए हो जाली वोट, वो भी इसके खिलाफ हो। तो ये एक बड़ा मसला है हुकूमत के लिए। अब खान साहब का ख्वाहिश तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन हो पाएगा। ठीक है, NBC आप कुछ ऐड करेंगे? मैं कह रहा था कि मुझे तो बिल्कुल जो लोग बात कर रहे हैं वो पहले कह चुका हूँ, मुझे इत्तेफाक राय नजर नहीं आता। बहुत क्रिटिकल इश्यूज हैं, ईगो के मसाइल हैं, अनाव के मसाइल हैं, और अगर हम 3 साल का पूरा जायजा लें तो ये अगर पहले हो जाता तो आज ये हालात नहीं देखने को मिलते। पहले कई बार कोशिश हुई, मिसाक मईशत हुआ, कोरोना हुआ, इस पर वाक़यात हुए, दोनों तरफ से कोई ऐसा मुझे पॉजिटिव, कभी वो पॉजिटिव होते थे, वो नेगेटिव होते थे। अभी भी सूरत हाल ये है, बिल्कुल सही कहा कि एक दिन में बुलडोज करने का प्रोग्राम है पार्लियामेंट के अंदर, बुध के दिन सारे बिल इकट्ठे लाकर बुलडोज करने का प्रोग्राम है। जब आप बुलडोज करेंगे तो कैसी इत्तेहाद, कैसी बातचीत, स्पीकर का जो मनसब है वो आज असद साहब ने बता दिया कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं ख्याल उतना काफ़ी है। पार्लियामेंट में बात हो गई है वो कि वो करते क्या रहे हैं, वो अपनी रूलिंग को वापस लेते रहे,
वो अपने एक्सेप्ट किए हुए बिल्स को वापस लेते रहे। जो हमारे अवान साहब खड़े होकर जब चिल्लाए कि आपने क्या फैसला दे दिया, ये तो वापस ले लिया उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा, और अल्लाह करे हो जाए, लेट्स से सुरंग के आखिर में रोशनी नजर आ जाए। ठीक। जैन साहब, ये ऑपोजिशन अचानक से हुकूमत से ताउन पर आमादा हो गई, आपके ख्याल में कैसे? मेरा ख्याल है हुकूमत को ये एक टेस्ट केस के तौर पे लेना चाहिए। वो आमादा हुए हैं, कम से कम एक पॉइंट उनका मौजूद है कि अगर हुकूमत उनको रद्द करती है तो वो कह सकते हैं कि हमने तो बड़े अच्छी नीयत से ये किया था। तो मेरी राय ये है कि हुकूमत को कम से कम एज ए टेस्ट केस उनको आजमाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत की अपनी ये वीकनेस रही है कि उन्होंने कभी भी ऑपोजिशन को वो करने दी, ऑपोजिशन के साथ वो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश ही नहीं की जो उनको लेजिस्लेशन के लिए जरूरत थी। नतीजा ये है कि आप लेजिस्लेशन नहीं कर सके, आपको बहुत ज्यादा ऑर्डिनेंसेस वगैरह इशू करने पड़े। आज लेजिस्लेशन का मसला है तो आप मुशावरत करके उनसे, कहने का मकसद ये है कि अगर हुकूमत इस चीज को टेस्ट करना चाहती है, चेक करना चाहती है, तो फिर उनको आगे बढ़ना होगा, ताकि अगर वो होक्स है उनकी तरफ से तो वो खुल जाए। ये चीज जो है ये इसको पहले ही रद्द कर देना मेरे ख्याल के मुताबिक ये मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, यानी आपके ख्याल में हुकूमत को इस मामले को टेस्ट केस के तौर पर लेना चाहिए। बहरहाल ऑपोजिशन का ख्याल ये है कि कौमी मफाद के मसाइल से मुतालिक जो कानून साजी है उसे इत्तफाक़ राय और मुशावरत से हल किया जाना चाहिए। अब नई कमेटी बनाने का मुतालबा भी किया है ऑपोजिशन ने। देखते हैं कि हुकूमत ये मुतालबा मानती है या नहीं। मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।